हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो हमने तो आपने देख ही लिया होगा। ई कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद लेटेस्ट आंसर्स। यानी कि एक तरीका होता है आंसर्स देने का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो आपको सैम्पल पेपर की जो कॉपी होती है ना उठा के दिखा देते हैं और कराते हैं, उनको आप देखते हो। लेकिन ये जो तरीका है, जिस तरीके से मैं कराता हूँ, ये मॉडल आंसर्स होते हैं आपके हमेशा, और जिनको आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। प्लस इनको एक्सप्लेन करेंगे तो और नंबर आएंगे आपके, ठीक है। मतलब डबल फ़ायदा होता है अगर आप मेरी वीडियो देख के जाते हो एग्जाम करते हो। तो ये वीडियो ऐसी होगी कि अगर आप आधे घंटे पहले भी देख रहे हैं ना एग्जाम के, तब भी ये आपके काम आती आने वाली है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले आपका क्वेश्चन पेपर क्लैरिटी के लिए दिखा देता हूँ मैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ये है, ठीक है। दिसंबर 2024 का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया था। इसमें से कुछ क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छे लगे और मुझे लगा कि क्वेश्चन पे इन क्वेश्चन को दोबारा आना चाहिए, तो मैंने इनको कराया है, ठीक है। इस वाले इंग्लिश में है बेसिकली, यहाँ पे हिंदी में भी है होता है, ठीक है। तो ये हिंदी का है, मैं हिंदी का करा रहा हूँ। वैसे ई कॉमर्स जो टॉपिक्स होते हैं ना इकोनॉमिक्स की, ज़्यादा मैं कराता नहीं हूँ, पर करा रहा हूँ मैं आप लोगों के कमेंट्स की वजह से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, ई कॉमर्स की दुनिया में मौजूद इलेक्ट्रिक लेन देन के विभिन्न मॉडलों पर चर्चा कीजिए। हाँ, तो इसमें क्या है, जो ई कॉमर्स की जो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक लेन देन की जो मॉडल आया नया, आपको पता है ना ई कॉमर्स क्या होता है। जहाँ पे आप लेन देन करते हो, जहाँ पे आप बेसिकली ई कॉमर्स साइट्स होती हैं जहाँ पे आप कुछ चीज़ खरीदते हो, कुछ चीज़ बेचते हो, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है ना, जिससे आप कुछ ना कुछ खरीदते हो और उसमें बेचते भी हैं लोग, राइट। उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लेन देन का जो मॉडल आया है ना, नया नया मॉडल क्या है भाई, नए नए तरीके नहीं आ गए हैं खरीदने के बेचने के। आप अभी जो जा अब घर पे बैठे बैठे आप अमेजोन से कुछ भी खरीद सकते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें आप ले सकते हो। मतलब आज तो आप ऑनलाइन अपनी गाड़ी बुक कर सकते हो घर बैठे बैठे भी, ठीक है। शोरूम की जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती उसके लिए। तो ये जो है आज एक नया मॉडल निकल के आया है। तो इससे क्या होता है कि आप डायरेक्टली वहाँ पे पेमेंट कर देते हो और इजी हो जाता है सब कुछ, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हो आप। तो आपको उसके लिए ना कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर हाथ में। इसमें आप शुरुआत कैसे करेंगे इसकी शुरुआत करेंगे आप यहाँ से। ये आंसर्स की शुरुआत होती है, इंट्रोडक्शन बोलते हैं इस पार्ट को, ठीक है। इतना सा मैंने लिखा है, अब इसको और बढ़ाना है आपको। ये कम लिखा है मैंने फिलहाल। कह रहा है कि ई कॉमर्स की दुनिया में इलेक्ट्रिक जो ट्रांजेक्शन्स होती है का मतलब होता है डिजिटल नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट के द्वारा वस्तु और सेवाओं के भुगतान का, ठीक है। यानी कि जो भी आपने सर्विसेज ली हैं, जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, उसके लिए जो आप पेमेंट करते हो, ठीक है, उसका उसके लिए जो आप इस्तेमाल करते हो ना, इंटरनेट का इस्तेमाल होता है ना उसके लिए। हम हमेशा इंटरनेट होता है, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप कैसे पेमेंट कर पाएंगे किसी को, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपका इंटरनेट होना जरूरी होता है। तो ये वस्तुओं के भुगतान की बात यहाँ पे होती है ई कॉमर्स में। तो ई इसमें बेसिकली जो है मॉडल्स बत पूछ रहा था कि यहाँ पे कितने सारे मॉडल्स होते हैं। तो मैंने मॉडल्स बहुत सारे बता रखे हैं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो इसमें मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल बहुत ही आसान है, आप सभी को पता है। सबसे पहला होता है कार्ड पेमेंट मेथड होता है, ठीक है। मेथड या मॉडल जो भी आप बोल दो। इसमें आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से जो पेमेंट करते हो ऑनलाइन, उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिससे आप परचेज करते हो, वेबसाइट से। तो वहाँ से क्या होता है, ये आपका जो समय होता है वो एक तो वो बचता है आपका, और आप डायरेक्टली बैंक से कनेक्ट करके चीज़ों को पेमेंट कर सकते हो। अपने बैंक का जो पैसा होगा वो डायरेक्टली आप उसके बैंक में, जो कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है आपको, उसके बैंक में आप ट्रांसफ़र कर देते हो, ठीक है। अब इसमें एक फैसिलिटी और आ गई है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, तो इन सभी पर ना एक ईएमआई का ऑप्शन भी आता है आजकल, ठीक है। मतलब कि ईएमआई का ऑप्शन आता है, आपको पता है, सबको पता है ईएमआई क्या होता है आजकल। तो ईएमआई से आप चीज़ें जो है खरीद सकते हो। मतलब आप एक किस्त बनवा लो कि आपको मतलब 4 महीने की, 3 महीने की होती है पहले मिनिमम, उसके बाद 6 महीने की होती है, फिर 9 महीने की होती है, फिर 12 की होती है ना, ऐसे होता है। तो आप मतलब किस्त बनवाते हो कि भाई आपके हिसाब से कौन सी बेटर है। अगर वो कोई चीज़ ज़्यादा महंगी है तो आप किस्त ऑब्वियसली थोड़ी सी हल्की बनाएंगे ताकि आपका जल्दी से हो जाए, है ना। तो ये रहता है, ये तरीका है, मतलब इसको आप यूज़ करते हो रेगुलरली बेसिस पे। हम ऑनलाइन खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हैं आजकल लोग, ऑनलाइन ट्रांसफ़र डायरेक्ट। कुछ लोगों के पास पैसा कैश में होता है तो वो कैश में, मतलब एक तरीके से ऑनलाइन कैश में पेमेंट करते हैं। कुछ लोग ईएमआई पे पेमेंट करते हैं, यानी कि वो फिर बैंक उनकी तरफ से पेमेंट कर देता है। अब फिर आप बैंक को वापस पेमेंट करते रहते हो टाइम टाइम पे, है ना, जो आपकी तारीख होती है ईएमआई पे करने की, उस तारीख पे। पहला हो गया मॉडल ये वाला। दूसरा हो गया डिजिटल, और डिजिटल वॉलेट होता है एक,
है ना? जिससे कि हमारे बैंक में, सॉरी बैंक, हाँ, डिजिटल वॉलेट मतलब बैंक में या आपका जो जैसे कि पेटीएम में आपका पैसा पड़ा होता है, कुछ कुछ फ़ोन पे पे होता है, कुछ गूगल पे होता है ना? तो मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आजकल, तो वहाँ पे ना कुछ वॉलेट में आपका पैसा होता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर वो पैसा ऐसा होता है, उसको आप छू नहीं सकते ना। वो बस आपको दिखता है कि भाई अपने अकाउंट में इतने नंबर है, मतलब कि 200 रुपये है, 500 रुपये है, 1000 रुपये है, तो ये दिखता है। तो आप उस वॉलेट से जो है डायरेक्टली पेमेंट कर पाते हो किसी को, अगर आपको करनी होती है तो। तो उसको बोलते हैं वर्चुअल वॉलेट होता है ये, जो कि हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते आप लोग, ठीक है? क्योंकि वो मतलब एक करेंसी के रूप में नहीं होता है वो, प्रिंटेड मतलब एक तरीके से वर्चुअली दिखता है आपको वहाँ पे कि आपके इतने नंबर हैं, मतलब इतने पैसा है आपके पास, ठीक है? उसके बाद आता है इसमें नेट बैंकिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप जैसे कि नेट से आप डायरेक्टली बैंक जो होता है ना आपका, आपको पेमेंट करना होता है। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, जब मतलब एग्जाम का फॉर्म भरा होगा तो ऑनलाइन ही भराया होगा, खुद से भरते हैं बहुत सारे लोग, तो हमारे जैसे लोग जो होता है वो खुद ही पेमेंट करते हैं। क्यों, साइबर कैफे में जाके उसको पैसे एक्स्ट्रा देना, 50-100 रुपये घर से भर लेते हैं। तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, आप जब आप पेमेंट करते हो तो आप अपनी क्रेडिट कार्ड की जो या डेबिट कार्ड की जो आपकी बेसिकली जो नंबर्स होते हैं वो डालते हैं आप उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका ट्रांसफ़र होता है वो आपकी जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है, यानी कि जो डेबिट कार्ड की जो जैसे कि एसबीआई का होगा, क्या कोटक का होगा, एचडीएफसी का होगा, आईडीएफसी का होगा, एक्सिस का होगा, किसी भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है तो उस पे वो डायरेक्टली जाता है, और वो आपके पास एक ओटीपी सेंड होता है, ओटीपी आप डालते हैं और डायरेक्टली वो आपको पेमेंट हो जाती है, मतलब आपका फॉर्म फिल हो जाता है, मतलब पूरा रिसिप्ट मिल जाती है आपको उसकी, वो चीज़ होने के बाद। एप्लीकेशन भी है आजकल तो बहुत सारी, तो ये रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेट बैंकिंग, तो ये भी एक अच्छा तरीका है, मतलब आप ऑनलाइन ही सारा काम आज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है यूपीआई का मॉडल, यूपीआई में आपको आपका जो बैंक होता है आपके एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जो भी आपने जैसे कि कुछ भी ले रखा होता है, एग्जांपल के लिए आपने, अब तो देखो बहुत सारे एप्लीकेशन डायरेक्टली आ गए हैं बैंकों के भी, जैसे कि एसबीआई का है तो एसबीआई के बैंक से भी आप मतलब एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी हम ज़्यादातर पेमेंट वक़्त पेटीएम वगैरह फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में आप एक एक पिन बनाते हो वहाँ पे ना, यूपीआई पिन बनाते हो, जिससे कि आप पिन डालो बस, आपको वो बैंक नंबर, बैंक डिटेल वगैरह की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे। आप बस एक अमाउंट डालते हो, कितना अमाउंट पे करना है, और अमाउंट डालने के बाद एक एम पिन पूछता है वो आपसे, आपका जो कोड होता है, जिससे कि आपको पेमेंट करनी होती है, तो आप कोड डालते हो वो, और वो आपका रेडी टू मतलब वो मतलब आपका पेमेंट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और इसकी ख़ासियत ये रहती है कि ये 24/7 चलता है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है, यानी कंप्यूटराइज़ पूरा सिस्टम रहता है ये, ठीक है। और उसके अलावा मतलब वही क्यूआर कोड वगैरह भी आप स्कैन करते हो वहाँ पे, तो वो सब है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, ये हमें पता है, नॉर्मल यूज़ करते हैं हम लोग। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी होती है, ये भी एक मॉडल है। इसमें जो है बैंक की आवश्यकता नहीं होती है, इतना काफ़ी है आपका। क्रिप्टो जो करेंसी होती है एक तरीके की जो मतलब वो भी एक तरीके की मुद्रा होती है, पर वो मान्य नहीं है बेसिकली। वो इंटरनेशनल दुनिया में तो वो बहुत ज़्यादा काम आती है, पर वो मान्य नहीं है, कोई भी बैंक उसकी गारंटी नहीं दे रहा है। आरबीआई कभी नहीं बोलता कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, वो कभी नहीं बोलेगा। क्रिप्टो करेंसी ना कोई उस पर भरोसा नहीं है कि वो कब डूब जाए, तो कोई आप किसी पे क्लेम नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र होता है, यानी कि बी टू बी, यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस में यूज़ होता है ये। इलेक्ट्रिक फंड यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर आपको किसी को पैसे भेजने होते हैं ना, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र जो है इस्तेमाल होता है। ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं, जिसको बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करना होता है, जिसको बेसिकली जैसे कि कंपनी से कंपनी में पैसे पे करने होते हैं वो। जैसे कि मेरे पास मेरी स्टील की कंपनी है ना, तो मुझे करोड़ों रुपए का स्टील खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा, उस कंपनी को करोड़ों रुपए पहले से ही जो है पेमेंट कर दूँगा, और वो स्टील मुझे भेज देंगे। एडवांस पेमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब कंपनियों के लिए बहुत ही ईज़ी होता है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है उस कंडीशन में, ठीक है। मतलब हम नॉर्मल यूज़र्स होते हैं तो हमारी लिमिट होती है, उनके लिए लिमिट नहीं होती है इसमें। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, ई-कॉमर्स समाधान डिज़ाइन करने के लिए एसडीएलसी चक्र के चरणों की व्याख्या कीजिए। थोड़ा-सा चटपटा-सा क्वेश्चन है, अटपटा-सा है। ई-कॉमर्स समझ में आ गया होगा आपको अभी तक क्या होता है। इसमें जो है ना एक सॉल्विंग वाली चीज़ आ रही है कि भई यहाँ पे ना एक चीज़ है, इसमें मैंने लिखा है फुल फॉर्म, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसको बोलते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चक्रण चक्र चरणों की व्याख्या कीजिए। अभी आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा आगे जाके, मैं यहाँ पे आपको समझाऊँगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है। इसमें क्या है कि ये ई-कॉमर्स समाधान के लिए
ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है, एक मतलब कि बहुत ही विश्वास करने लायक और एक बहुत ही सटीक प्रकार की प्रोसेस होती है ये, जो साधारण वेबसाइट को बहुत ही भरोसेमंद वेबसाइट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक के ऊपर है, SDLC, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चक्कर के चरणों की व्याख्या कीजिए। बेसिकली आपको पता है ना, जब हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, UI UX डिज़ाइन करते हैं, जब वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो डिज़ाइन तो कर देते हैं, सारा कुछ बन जाता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाती है बनने के बाद भी। उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। उसमें कुछ ना कुछ कमी क्या रहती है कि भाई यहाँ पे ना हमारा जो जैसे कि मार्केट रिसर्च होता है, जो ऑडियंस टारगेट ऑडियंस जो होती है हमारी, उस तक पहुँचने के लिए हमें कुछ कीवर्ड डालने होते हैं उसमें, ताकि लोग अगर सर्च करें तो हमारी वेबसाइट से आगे आए। अब अमेज़न, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो तो अमेज़न आता है सबसे पहले, अमेज़न या फ्लिपकार्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद वेबसाइट है, और प्लस उसमें ना रिसर्च का ज़्यादा आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है खर्च मतलब परचेज़ करने के लिए, और जो ऑडियंस ज़्यादातर उसी को पसंद करती है। तो इसलिए जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट है, ये बहुत बड़ी कंपनियों में आती है। ये वेबसाइट है पहले, वे पहले ये वेबसाइट्स के रूप में आई थी, ठीक है? फिर बाद में ये जो है इन्होंने अपना एप्लीकेशन तैयार किया जब ये चलने लगी, ठीक है? तो ये क्या है, योजना बनाई जाती है, प्लानिंग्स की जाती है, और जो ज़रूरतें हैं, उनको समझा जाता है, उसके बाद ही एक वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है, ठीक है? सेकंड में क्या होता है, सेकंड वाली में क्या होता है कि आवश्यकता विवरण होता है, यानी कि यूज़र लॉगिन होता है यहाँ पे, शॉपिंग कार्ट होता है, प्रोडक्ट रिसर्च और वेब विश लिस्ट। यानी कि जैसे कि मैं हूँ, पर्सनली मैं अपना बताऊँगा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देके, जैसे कि मैं हूँ, मुझे बहुत कुछ चीज़ खरीदनी है, ठीक है? मान के चलो मुझे एक टैबलेट खरीदना है, या मुझे एक कंप्यूटर लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि 50,000 का है, ठीक है? मैंने मतलब कंप्यूटर के अलग-अलग पार्ट्स जो थे वो मैंने निकाल के रखे, कि भाई कंप्यूटर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, मॉनिटर चाहिए होता है आपको, ठीक है? एक मैंने मॉनिटर ले लिया, मतलब अपने कार्ट जो होता है हमारा, शॉपिंग जो कार्ट आप ऐड नहीं करते, एक बार परचेज़ कर लेते हो सब कुछ। तो पहले मैंने मॉनिटर उसमें डाला, उसके बाद देखा प्रोसेसर मुझे कौन-सा चाहिए, तो मैंने एक प्रोसेसर डाल दिया उसमें, ठीक है? कि भाई ये वाला मेरे लिए सही है। और प्रोसेसर के साथ में एक मदरबोर्ड चाहिए होता है, तो मदरबोर्ड ले लिया मैंने। प्लस मेमोरी चाहिए होती है, तो एक मेमोरी मैंने मतलब बोल दी कि भाई 16 जीबी की मेमोरी तो मैंडेटरी होगी, तो ये तो मैं लूँगा ही लूँगा। तो अभी है ना? उसके बाद फिर मेमोरी जो होती है उसमें एसएसडी, ठीक है? एसएसडी ले ली मैंने कि भाई मुझे 1 टीबी की, यानी कि 1 टेराबाइट की मेमोरी भी एसएसडी भी चाहिए। प्लस मुझे एक ग्राफिक कार्ड लगाना था कि मेरी जो गेमिंग है वो भी हो जाए उसमें, है ना? तो ये मैंने लिया, तो मेरा जो लमसम जो मेरा जो बना कीबोर्ड माउस प्लस करके, तो मेरा 50,000 के आसपास का बजट निकल के आया उसमें, कि भाई वो बोल रहा है मतलब अमेज़न में जो शॉपिंग कार्ट का जो एक उसमें पोर्शन होता है, उसमें मैंने जाकर देखा तो मुझे पता चला कि जो ये आइटम है सारे, इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 50,000 समथिंग आ रही है, ठीक है? 50 55 के आसपास में। तो ये होता है आपका कार्ड, यानी कि लोगों को ना इससे ये भी पता चलता है कि लोगों को ये ज़्यादा खरीदना पसंद है। तो जो कंपनी होती है ना, वो कोशिश करेगी आपको उस चीज़ को बेस्ट प्राइस पे देने की, ठीक है? और उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेगी। वही विश लिस्ट वाला सिस्टम भी होता है कहीं-कहीं पे, वो वाली चीज़, जैसे कि हम दिल में आते हैं ना उस पे कि ये मेरा फ़ेवरेट है, तो विश लिस्ट में आता है वो। उसके अलावा डिज़ाइन करना, यानी कि आप यूएक्स डिज़ाइन करते हो, उसकी एक जो है जैसे कि एक की वेबसाइट कैसी दिखेगी, उसपे किस-किस तरीके के लोगोज़ होंगे, उसपे कैसी फ़ोटो होंगी, क्या लिखा होगा, ठीक है? ताकि लोग अट्रैक्ट हो, उसपे आएँ, देखें जाके, वो सब डिज़ाइन किया जाएगा। विकास या और जो कोडिंग है वो उसपे की जाएगी, फ्रंट एंड की कोडिंग, बैक एंड की कोडिंग जो होती है, दोनों प्रकार की जो कोडिंग की जाती है, वो दोनों होती है, ठीक है? उसके अलावा उसकी टेस्टिंग होगी टाइम-टाइम पे, कि भाई चेक किया जाएगा चला-चला के, अलग-अलग स्क्रीन पे चेक करेंगे उसको, अलग-अलग मोबाइल फ़ोन पे चेक करेंगे। देखो, यूएक्स डिज़ाइन जो होता है, आपको पता होगा ना, जो ग्राफ़िक मतलब जो वेब डिज़ाइनिंग होती है, वो जैसे कि मैं ये अभी फ़ोन जैसे कि हो होता है कोई, तो फ़ोन पे ना उसकी जो आप देखेंगे किसी वेबसाइट को, तो उसकी एक इंटरफ़ेस अलग दिखेगा। मतलब कि जो, क्योंकि हम फ़ोन बेसिकली इस तरीके से रखते हैं ना, ऐसा दिखेगा वो। अगर आप उसको किसी चौड़ी चीज़ पे देखेंगे, जैसे कि मॉनिटर है, तो मॉनिटर इस तरीके का होता है, ठीक है? तो वो डिज़ाइन जो होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसका व्यू जो उसकी डिज़ाइन होगा वेबसाइट का। तो वो जो चेक करते हैं कि भाई अलग-अलग जगहों पे मोबाइल्स पे कैसा दिख रहा है हमारा, ठीक है? और जो लोडिंग स्पीड है वो भी चेक करते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट कितनी देर में लोड हो रही है, टाइम तो नहीं लगा रही है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा है।
फिर जाके उसको पब्लिक करते हैं। पब्लिक करने के बाद उसके और मेंटेनेंस भी देखना होता है बाद बाद में, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, पता चल रहा है लोग पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन कुछ खरीदने के लिए, तो वो पेमेंट नहीं हो पा रही, बीच में रुक जा रही है, ठीक है, पेमेंट कैंसिल हो जा रही है, तो ये प्रॉब्लम आती है, तो वो ठीक करेगी फिर वो चीज़, ठीक है, वो ठीक होगी वहाँ पे। तो यही ई कॉमर्स यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक शब्द जो था यहाँ पे DSLC, ये हमने समझा, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि है साइबर अपराध। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे यहाँ का। वैसे ई कॉमर्स जो दोनों क्वेश्चन थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको याद रख के चलना है, वो उनमें से कोई भी एक आ सकता है। आजकल होने वाले विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताइए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो, पर मुझे लगा शायद आप लोग इसका आंसर सही से ना दे पाएँ, आपके नंबर कम ना आए, इसलिए मैंने ये ले लिया है, ताकि ये आसानी से आप इनको कर पाएँ। एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना आपको, जितना करके आए हो उतना अच्छा करके आए हो, इसीलिए। तो साइबर क्राइम क्या है? ये एक अवैध गतिविधियों को कहा जाता है जिसमें कि कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, ठीक है? इंटरनेट का जो है बहुत तगड़े तरीके से इस्तेमाल होता है, और एक तरीके से जो हमारे पास जो भी आज सोशल मीडिया है ना, उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं ये लोग। एक लूट के रूप में, एक स्कैम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं साइबर क्राइम, जो कि आपके साथ ऑनलाइन होती है ये, ठीक है। आपसे कोई साइबर क्राइम के बहुत तरीके होते हैं। पहला होता है डिजिटल अरेस्ट, जैसे कि आपको कॉल आएगा, कोई भाई बन के, पुलिस वाला बन के आपको कॉल करेगा कि भाई अ, मेरी बात इससे हो रही है, और जो है आपको यहाँ पे मतलब आपने ये क्राइम किया है, आप इसमें दोषी पाए गए हो, हमारे पास आपकी फुटेज भी है, वो आपकी नकली फुटेज आपको भेज देंगे। अब बोलेंगे कि ये देखो आप इसमें आ रहे हो। या फिर अपने पेरेंट्स को, या कि मतलब आपके नाम से आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे कि ये हम लड़का हमने पकड़ रखा है तुम्हारा, और हम इसको जो है जेल में बंद करेंगे, जल्दी से आप आ जाओ और इसकी जमानत करा लो, इस तरीके से, या आप मुझे पेमेंट कर दो इतने पैसे और मैं इसको छोड़ देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में आप कोर्ट से करा लेना। तो ये होता है डिजिटल अरेस्ट करना, ठीक है? आपको डराने की कोशिश की जाती है ऐसे ऑनलाइन, पर वो फ्रॉड ही होते हैं लोग। वित्तीय धोखाधड़ी होती है, यानी कि आपको मतलब पैसे हट ठगने वाली बात होती है यहाँ पे भी, ठीक है? जैसे कि अब बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं आजकल पार्ट टाइम जॉब के नाम पे ना आपको ठगते हैं कि भाई आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट इतना जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। हम कैसे विश्वास करें कि आप काम करने के लिए आए हैं यहाँ, क्या करने के लिए आए हैं? मतलब वो स्कैमर आपको इतना विश्वास दिला देगा कि वो स्कैमर नहीं है, कि आप उसको खुद कुछ पैसा दे देंगे, ठीक है? फिर एक बार दे दिया आपने, फिर वो बोलेंगे कि एक इस चीज़ के लिए और पैसे देना है आपको। तो मतलब आप देते चले जाएँगे, फिर एक टाइम बाद आपको विश्वास होगा, आपको लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तब फिर आप दोबारा जो है उस पे एक्शन लेंगे, उस उतनी देर में बहुत टाइम निकल चुका होता है। ये लोग बहुत लोगों का, करोड़ों लोगों का मतलब रोज़ाना काटते हैं। एक एक चीज़ होती है फ़िशिंग और स्मिशिंग, ठीक है? तो फ़िशिंग मतलब होता है, जो हैकर होता है ना, वो आपको एक ईमेल भेजता है, फ़ेक ईमेल होता है वो, कि भाई आपकी नौकरी लग गई है इस कंपनी में, और आपका इस दिन से जॉइनिंग है, और जॉइनिंग की सीट बुक करने के लिए आपको इतने पेमेंट करना है, इतना पेमेंट का भुगतान करना है। तो आपको क्यूआर कोड भेजेगा वो, क्यूआर कोड पे आपको बोलेगा कि इस पे आप जो है पैसे भेज दो। मुझे जो है ईमेल कर दो कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है, ताकि मैं आपकी सीट बुक कर सकूँ। इस तरीके से जो है आपको मैसेज आते हैं। एक होता है स्मिशिंग, इसमें जो है स्मिशिंग में जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एसएमएस भेजते हैं ये आपको। एसएमएस के थ्रू आपसे, मतलब आपको जो टेक्स्ट मैसेज आता है ना उसको भेजते हैं, और आपको आपके साथ स्कैम करते हैं। आपको कोई लिंक भेज देंगे जिससे कि आप क्लिक करते हैं और आपका पैसा उड़ जाएगा। ठीक है? तो ये रहता है। पहचान की चोरी जो है वो होती है, यानी कि आधार कार्ड, पहचान पहचान पत्र जो भी होगा आपका, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ आपके वो मतलब निकाल लेते हैं वो, अगर आपके उनके पास चला जाए उसका, वो फिर इस्तेमाल करते हैं। आपके नाम पे वो लोन ले लेंगे, बहुत तरीके हैं। साइबर बुलिंग होती है, यानी कि छेड़छाड़ होना ऑनलाइन, बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसे डाली जाती हैं। लड़कियाँ होती हैं तो उनकी फ़ोटोज़ पे जो है जाके ऑनलाइन में वो जो है कुछ गंदा-गंदा लिख देते हैं लड़के। लड़कियाँ भी शामिल होती हैं इनमें भई, ठीक है? इसी नहीं सिर्फ़ लड़के ही होते हैं, लड़कियाँ भी हैं इसमें बराबर। तो इसको एक चीज़ और होती है इसमें डीप फेक करके। डीप फेक क्या होता है? जैसे कि मेरी फ़ोटो ले ली किसी ने, ठीक है? मेरी फ़ोटो लेके उस पे कुछ और बना-बनू के और लोगों के पास वायरल कर दी। मतलब ये मतलब फ़ोटो से कुछ छेड़छाड़ करना होता है डीप फेक का मतलब, कहने का मतलब ये है, ठीक है? उसके अलावा रैनसमवेयर माँगना, यानी कि एक तरीके से साइबर अटैक होता है, ठीक है? और जो कि डाटा खो जाने के डर से, मतलब जैसे कि कोई
जैसे कि मेरे पास बहुत बड़ी कंपनी है ना, मेरे पास बहुत सारा डाटा है लोगों का, तो मैं बहुत चिंतित रहूँगा कि भाई मेरे डाटा कोई चुरा ना ले। तो उस कंडीशन में मुझे कॉल आता है कि भाई आपका, मैंने जो है आपका उस पर रैनसमवेयर भेजा है और ये मतलब 5 मिनट में सारा डाटा आपका मेरे पास आ जाएगा। तो वो बोले, मैं बोलूँगा कि भाई मत कर, ऐसा मत कर, तो वो सामने से बोलेगा कि मुझे इतने पैसे भेज दें तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मतलब मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं करूँगा, रैनसमवेयर का अटैक नहीं करूँगा। तो ये होता है, ठीक है। तो ये डाटा का खेल होता है इसमें सारा, ठीक है। अभी कुछ समय पहले ना हॉस्पिटल में भी एक ऐसा रैनसमवेयर अटैक हुआ था। चाइना से अटैक हुआ था वो, मतलब एक इंडिया का बंदा था, वो चाइना में बैठ के अटैक कर रहा था, ऐसा कुछ। तो मतलब फिर हॉस्पिटल वालों ने उसको पैसे दिए करोड़ों रुपए, तब जाके उसने छोड़ा वो सारा। उसके अलावा मतलब सारे काम करने बंद हो जाते हैं, जो भी फाइल्स होती है ना कंप्यूटर वगैरह जो चलते हैं, जो सब काम करना बंद कर देते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हैक हो जाती है आपकी, कोई और यूज़ कर रहा है आपके अकाउंट को, और उससे फिर वो पैसे मांग रहा है किसी और से, अपने दोस्तों से, ठीक है। मैसेज कर करके भाई मुझे अर्जेंट में पैसे चाहिए, जल्दी दे दे मेरे को, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, ऐसे करके वो पैसे लेता है। फिर वो आपके दोस्त तो आपके पास आएंगे क्योंकि उन्होंने आपको पैसा दिया एक तरीके से। तो फिर ऐसा होता है इसमें, ठीक है। साइबर सुरक्षा की श्रेणियों में क्या होता है इसमें, कह रहा साइबर सिक्योरिटी एक व्यापक क्षेत्र है जिसका मुख्य उद्देश्य सिस्टम, नेटवर्क, डेटा को डिजिटल हमलों से बचाना होता है ना। यानी कि जो भी मतलब अटैक होते हैं उनसे बचाने की जो प्रक्रिया होती है वही साइबर सुरक्षा होती है, समझे। इसमें जो श्रेणियाँ आती है वो आती है नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि आपका वीपीएन मजबूत होता है तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। मतलब कि जो हैकर होते हैं ना उनको पता नहीं चल पाए कि आपका जो लोकेशन है एग्जैक्ट वो कहाँ पर है। तो वीपीएन उनको ना चालाक, मतलब चालाक होता है वीपीएन, तो उनको ना वो बुद्धू बनाता है कि कभी वो इंडिया में दिखाएगा, कभी वो चाइना में दिखाएगा, कभी वो पाकिस्तान में दिखा देगा, कभी वो यूएस में, कभी अफ्रीका में, कभी जापान में। तो ये जो है ना, इससे ना अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अटैकर्स के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्लाउड सिक्योरिटी होती है, यानी कि गूगल ड्राइव पे आप अपना कुछ सामान अगर पहुंचा दो, वहाँ पे सेव कर लो, तो वो फिर वहाँ पे सेफ रहता है, मतलब थोड़ा बहुत सही रहता है फिर अपने मोबाइल से, ऐसा ये कह रहे हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर्स, जो एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में होती है, तो उनको खतरों से मुक्त रखना, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रही हैं आजकल, एंटीवायरसेस आते हैं, वो आप परचेज कर सकते हो। वो आपको भरोसा देते हैं कि वो कभी भी हैक नहीं होने देंगे आपके मोबाइल फ़ोन को। आप जब कंप्यूटर खरीदते हो, लैपटॉप जो होता है आपके पास में, उसके अंदर ना होता है सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस होता है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में और जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं ना, इनमें ना वो होते हैं सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहते हैं, तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो अपडेट कर लिया करो, अच्छा होता है वो। उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डाटा को कोड में बदलना, यानी कि इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको एक कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि ना कोई भी व्यक्ति जो हैकर है वो समझ ना पाए उसको, क्योंकि कोड में होगा तो समझना मुश्किल होगा उसके लिए, तो इसीलिए कोड में कन्वर्ट कर देना। उसके अलावा ऑपरेशनल सिक्योरिटी, बल्कि ये वाला जो काम होता है ना ये हैकर ज़्यादा करते हैं, हमारी जानकारी को कोड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर हमसे बोलते हैं कि अगर आपको ये चाहिए तो हमें पैसा दो, तभी हम इसको नॉर्मल करेंगे। तो ये भी हो रहा है आजकल, ठीक है। पुलिस वाले तो क्या ही काम कर रहे हैं, ये हमारे हैकर जो है वो उन्होंने तबाही मचा रखी दुनिया में। ऑपरेशनल सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, यानी कि जैसे कि आप ना, जैसे कि कोई डाउनलोड करते हो एप्लीकेशन वगैरह अपने मोबाइल फ़ोन में, तो वो आपको ना फ़ोन का एक्सेस लेता है। जैसे कि अगर वो कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसके अंदर कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपका कैमरे का एक्सेस लेता है, आपके माइक्रोफ़ोन का एक्सेस लेता है, आपकी जो गैलरी होती है उसका एक्सेस ले लेता है फ़ाइल का। मतलब ये जितना उसको काम की ज़रूरत है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी होते हैं जो कि जिनकी ज़रूरत उनको नहीं होती ना, उसका भी एक्सेस लेके बैठे होते हैं। यानी कि आपके माइक्रोफ़ोन का भी ले रहे हैं, आपके कैमरे का भी ले रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो आपकी सारी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं बैकग्राउंड में। तो ये होता है, जैसे कि हम चैट जीपीटी की बात करते हैं ना, एआई की बात करते हैं, तो ये हमारा बैकग्राउंड में ना, अगर आप इसको डाउन कर लेते हैं तो ये आपका बैकग्राउंड में ये यूज़ हो रहा होता है, आपके कैमरे को देखता है, ये आपके माइक्रोफ़ोन को रीड कर रहा होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें करता है। इसलिए थोड़ा खतरनाक भी है ये, हमारी सिक्योरिटी के लिए, इसलिए बहुत सारे लोग इसको अभी भी रीड करे जा रहे हैं। ये रीज़न की वजह से कि ये ना सिक्योरिटी को खतरा पहुँचा रहा है, मतलब हमारी सेफ्टी को, सिक्योरिटी को। तो ख़ैर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत बड़ा हो गया वीडियो वैसे, इतना था होना नहीं चाहिए था, पर एक्सप्लेनेशन तो ज़रूरी था तभी आपको समझ में आता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।